नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एमपी लैंड रेवेन्यू कोड के अंतर्गत जो चैप्टर 13 है, अध्याय 13 है, जो प्रावधान करता है सरकारी पट्टेदार के संबंध में तथा सेवा भूमि के संबंध में, गवर्नमेंट लीजी एंड सर्विस लैंड से संबंध में। मित्रों, इस चैप्टर में जो है 2018 के अमेंडमेंट से पहले जो है इसमें कुल 5 धाराएं थी, 5 सेक्शंस थी, जिसमें से एक धारा को डिलीट कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और 2018 के अमेंडमेंट के बाद जो है इसमें कुल 4 धाराएं हैं जो कि प्रावधान करती हैं सरकारी पट्टेदार के संबंध में, सेवा भूमि के संबंध में, और इसी के साथ साथ जो फ्री होल्ड भूमियां होती हैं, फ्री होल्ड लैंड्स हैं, उनके संबंध में जो है इन 4 सेक्शंस में प्रोविजंस किए गए हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है इन चारों सेक्शंस का अध्ययन करेंगे, इन चारों सेक्शंस को देखेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से जो है इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या हमें जो है इनमें ध्यान रखना है। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मित्रों, चैप्टर 13 के अंतर्गत जो हमें सबसे पहला टॉपिक अध्ययन करना है वो है सरकारी पट्टेदार। अब यहां पर बात समझिएगा कि सरकारी पट्टेदार से क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स एग्जाम में तो पूछा जा ही सकता है, इसी के साथ साथ जो है मुख्य परीक्षा में फुल लेंथ क्वेश्चन भी इससे बनता है, और इसी के साथ साथ शॉर्ट नोट भी जो है इस टॉपिक से क्रिएट किया जा सकता है। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सरकारी पट्टेदार। अब सरकारी पट्टेदार होता क्या है? देखिए, सामान्य रूप से वह व्यक्ति सरकारी पट्टेदार होता है जो कि राज्य सरकार से भूमि धारण करता है, लेकिन उसके पास भूमि स्वामी के अधिकार नहीं होते। वह व्यक्ति जो है सरकारी पट्टेदार कहलाता है। अब जब हम एमपी लैंड रेवेन्यू कोड की सेक्शन 2 के सबसेक्शन H के अंतर्गत 21H के अंतर्गत जब हम सरकारी पट्टेदार की परिभाषा देखते हैं तो वहां पर उल्लेख किया गया है कि वह व्यक्ति सरकारी पट्टेदार है जो कि सेक्शन 181 के अंतर्गत भूमि धारण करता हो। मतलब ऐसा व्यक्ति जो सेक्शन 181 के अंतर्गत भूमि धारण करेगा वह व्यक्ति सरकारी पट्टेदार होगा। अब सरकारी पट्टेदार जब हम सेक्शन 181 के अंतर्गत देखें तो सरकारी पट्टेदार को जो है उन्होंने घोषित किया है कि ये लोग जो है सरकारी पट्टेदार होंगे और इन्हें सरकारी पट्टेदार माना जाएगा। अब सरकारी पट्टेदार कौन कौन होंगे जिसके बारे में उपधारा 1 जो है प्रावधान करती है कि ये लोग जो है सरकारी पट्टेदार होंगे, और उपधारा 2 में यह बताया गया है कि इन लोगों को सरकारी पट्टेदार माना जाएगा। तो कौन कौन लोग हैं, पहले हम देखते हैं कौन कौन व्यक्ति सरकारी पट्टेदार होगा। तो सबसे पहले हम देखें राज्य सरकार से भूमि धारण करने वाला व्यक्ति, मतलब ऐसा व्यक्ति जो राज्य सरकार से भूमि धारण करता है और जो भूमि स्वामी के रूप में भूमि धारण करने का हकदार नहीं है। मतलब कि वह राज्य सरकार से भूमि तो उसे मिली है लेकिन वह भूमि स्वामी उस भूमि का नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? सरकारी पट्टेदार बोलेंगे। फिर इसके बाद जो इसका दूसरा पॉइंट है जिसके अंतर्गत बताया गया है कि जिसे राज्य सरकार ने भूमि को दखल में लेने का अधिकार दिया है। किसी व्यक्ति को अगर राज्य सरकार ने भूमि को दखल में लेने का अधिकार दिया है लेकिन वह उस भूमि का भूमि स्वामी नहीं है, तो उस व्यक्ति को भी जो है सरकारी पट्टेदार सेक्शन 181 के अंतर्गत माना जाएगा। अब इसके बाद जो तीसरे नंबर पर बताया गया है जिसे कलेक्टर ने भूमि को दखल में लेने का अधिकार प्रदान किया है। अगर कलेक्टर ने जो है किसी व्यक्ति को किसी भूमि को दखल में लेने का अधिकार दिया है लेकिन वह व्यक्ति भूमि स्वामी उस भूमि का नहीं है, तो उसको भी जो है यहां पर सरकारी पट्टेदार माना जाता है। तो उपधारा 1 के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है जिन्हें सरकारी पट्टेदार माना जाएगा, वह सरकारी पट्टेदार होंगे। अब हम देखें उपधारा 2 जो बताती है कि इस संहिता के मतलब एमपी लैंड रेवेन्यू कोड के पहले, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि एमपी लैंड रेवेन्यू कोड लागू होने के पहले हमारे मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की संहिताएं प्रवर्तन में थी, और उन संहिताओं के अंतर्गत जो है विभिन्न वर्गों के कृषकों का उल्लेख किया गया था। तो उसी के संबंध में यह बताया गया है कि एमपी लैंड रेवेन्यू कोड के लागू होने के पहले इन अधिनियमों के अंतर्गत अगर इस प्रकृति का कोई जो है कब्जेदार है, कोई भूमि धारण करता है, तो उस व्यक्ति को जो है क्या माना जाएगा? यहां पर जो है उनको सरकारी पट्टेदार के रूप में ट्रीट किया जाएगा, उनको सरकारी पट्टेदार माना जाएगा। अब यहां पर किन किन का उल्लेख किया गया तो आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। निम्न व्यक्ति सरकारी पट्टेदार समझे जाएंगे। कौन कौन से समझे जाएंगे? पहला, भू आगम एवं कृषाधिकार विधान संवत 2007
के अंतर्गत जो साधारण कृषक होते हैं उन कृषकों को अब इस संहिता के लागू होने के बाद सरकारी पट्टेदार माना जाएगा। फिर इसके बाद हम देखें विंध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू एंड टेनेंसी एक्ट 1953। इस एक्ट के अंतर्गत जो विशेष कृषक हैं, जो निकुंजधारी कृषक हैं, जो तालाबधारी कृषक हैं और जो गैर हकदार कृषक हैं, उनको भी जो है इस एक्ट के लागू होने के बाद सरकारी पट्टेदार माना जाएगा। फिर इसके बाद राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 के अंतर्गत जो गैर खातेदार कृषक हैं, मतलब ऐसे कृषक जो कि गैर खातेदार हैं, उनको जो है भूमि पर जो है भूमि स्वामी के अधिकार नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उनको भी जो है सेक्शन 181 के अंतर्गत सरकारी पट्टेदार ट्रीट किया जाएगा, उनको भी सरकारी पट्टेदार माना जाएगा। तो यहां पर सेक्शन 181 में जो है यही सारे प्रावधान उल्लेख किए गए हैं। लेकिन अगर इस पूरे प्रावधानों का अगर हम सार समझें तो इसका एक ही सार है कि ऐसे व्यक्ति जो राज्य सरकार से भूमि धारण कर रहे हैं लेकिन उन व्यक्तियों को भूमि स्वामी के अधिकार नहीं दिए गए हैं, तो उन लोगों को, उन व्यक्तियों को यहां पर सरकारी पट्टेदार माना जाता है। तो यहां पर सेक्शन 181 में जो है यही सारे प्रावधान है। अब हम इसके बाद देखते हैं सेक्शन 182 जो प्रावधान करती है सरकारी पट्टेदार के अधिकार एवं दायित्व। अब यहां पर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि सरकारी पट्टेदार जो कि सरकार से भूमि धारण करते हैं लेकिन भूमि स्वामी नहीं है, उनके अधिकार एवं दायित्व क्या होंगे। तो इस सेक्शन में जो है 2 उपधारा है, 2 सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो व्यक्ति सरकारी पट्टेदार है उस व्यक्ति के वही अधिकार और कर्तव्य होंगे जो कि सरकारी अनुदान अधिनियम 1895, मतलब जो सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 है उसके अंतर्गत जो निर्बंधन और जो शर्तें बताई गई हैं, उन निर्बंधन और शर्तों के अनुसार ही जो है ऐसे सरकारी पट्टेदारों के अधिकार एवं दायित्व माने जाएंगे। तो यहां पर इनके अधिकार एवं दायित्व के बारे में उल्लेख करा उपधारा 1 के अंतर्गत। उपधारा 2 में यह प्रावधान दिया गया है कि कलेक्टर साहब जो हैं, जो जिले के कलेक्टर साहब जो हैं, निम्नलिखित कारणों से ऐसे सरकारी पट्टेदार को उसकी भूमि से बेदखल करने का अधिकार रखते हैं। इन निम्नलिखित कारणों से जो है ऐसे सरकारी पट्टेदार को बेदखल किया जा सकता है। तो वो कौन कौन से कारण है देखेंगे। शोध लगान का 3 माह तक भुगतान नहीं किया है, मतलब कि किसी व्यक्ति के ऊपर जो सरकारी पट्टेदार है लगान ड्यू हो गया है, उसका लगान शोध हो गया है और लगान शोध होने के बाद, ड्यू होने के बाद 3 माह तक उसका भुगतान नहीं किया गया है, तो कलेक्टर साहब जो है सेक्शन 182 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो है ऐसे सरकारी पट्टेदार के अधिकार समाप्त कर सकते हैं और उसको जो है उस भूमि से बेदखल कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है भूमि का भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया है, मतलब कि जिस कारण से, जिस उपयोग के लिए भूमि सरकार ने दी थी, ऐसे सरकारी पट्टेदार ने उस भूमि का किसी अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग कर लिया है, तो ऐसी कंडीशन में भी कलेक्टर साहब जो है ऐसे सरकारी पट्टेदार को बेदखल कर सकता है, उसके पट्टे को समाप्त कर सकता है। फिर इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो बताता है पट्टे की अवधि का अवसान हो जाए, मतलब कि जितने टाइम पीरियड के लिए पट्टा दिया गया था उस टाइम पीरियड का अवसान हो जाए, टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाए और कलेक्टर जो है यहां पर क्या कर सकेगा, इस कारण से उसको जो है बेदखल कर सकेगा। फिर अगला हम देखें निर्बंधनों एवं शर्तों का उल्लंघन किया जाए, मतलब कि जो सरकारी पट्टेदार को जिन शर्तों एवं जो है नियमों के अनुसार पट्टा दिया गया है और वह पट्टेदार जो है ऐसी शर्तों का उल्लंघन करता है, ऐसे निर्बंधन का वायलेशन करता है, तो ऐसी कंडीशन में भी कलेक्टर साहब को यह सेक्शन पावर देती है कि वह ऐसे सरकारी पट्टेदार को भूमि से बेदखल कर सकते हैं। तो यहां पर सेक्शन 182 में जो है यही सारी बातें हमने यहां पर समराइज कर यहां पर लिखा हुआ है, समराइज कर यहां पर आपको बताया। आप बेयर एक्ट में पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको मिलेगा, लेकिन मुख्य बातें जो है वह यही हैं। तो यहां पर हमने देखा सरकारी पट्टेदार के संबंध में प्रावधान। मित्रों चैप्टर 13 के अंतर्गत जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सर्विस लैंड, सेवा भूमि। अब सेवा भूमि और सर्विस लैंड जो है इससे क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाता है और इसी के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है शॉर्ट नोट कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, संक्षिप्त टिप्पणी जो है लिखने को इससे पूछ ली जाती है। तो देखते हैं सर्विस लैंड के अंतर्गत क्या है। देखिए सर्विस लैंड की डेफिनेशन जो है
2018 के अमेंडमेंट के द्वारा जो है, जो हमारी डेफिनेशन क्लॉज है सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1, इसके अंतर्गत एक नया खंड V2 जोड़ा गया, जिसमें सर्विस लैंड को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। अब सर्विस लैंड होती क्या है? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, नगरेतर क्षेत्र में की ऐसी भूमि जो किसी कोटवार को उसकी पदावधि के दौरान कृषि प्रयोजनों के लिए दी गई हो। तात्पर्य यह है कि जो कोटवार होते हैं, जिनको एमपी लैंड रेवेन्यू कोड की सेक्शन 230 के अंतर्गत जो है अपॉइंट किया जाता है, ऐसे कोटवार जब तक अपनी पदावधि पर, मतलब जब तक वह काम करते हैं कोटवार के रूप में, तब तक के लिए ऐसे कोटवारों को कृषि भूमि दी जाती है, कृषि प्रयोजनों की भूमि दी जाती है कि वह उस कृषि भूमि पर कृषि कर कर अपना जीवन यापन करें। तो यहां पर जो है ऐसी भूमि जो कि कृषि प्रयोजनों की भूमि कोटवारों को अपनी पदावधि के दौरान दी जाए, ऐसी भूमि को हम सेवा भूमि, सर्विस लैंड बोलते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि ये जो सर्विस लैंड है यह नगरेतर क्षेत्र के लिए है। देखिए 2018 के अमेंडमेंट के पहले ऐसी डेफिनेशन तो कोई एमपीएलआरसी में नहीं थी, लेकिन अगर हम सेक्शन 183 के प्रोविजन जो कि अमेंडमेंट के पहले वाले उनको हम देखें, तो जितने भी कोटवार हुआ करते थे, चाहे वो नगरेतर क्षेत्र में हो चाहे नगरीय क्षेत्र में हो, कहीं पर भी हो, उनको जो है सेवा भूमियां, जो भूमियां दी जाती थी वो सेवा भूमि होती थी। लेकिन यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि नगरेतर क्षेत्र में ही सेवा भूमियां होंगी, नगरीय क्षेत्रों में सेवा भूमियां नहीं होंगी। तात्पर्य यह है कि नगरीय क्षेत्रों में जो अर्बन एरियाज हैं, वहां पर कोई भी भूमि जो है कोटवारों को इस प्रकार से सेवा भूमि के रूप में नहीं दी जा सकती। अब हम आते हैं सेक्शन 183 पे, ये क्या प्रावधान करती है? देखिए बात समझिएगा, सेक्शन 183 में बताया गया है कि जो कोटवारों को भूमि दी गई है सेवा भूमि के रूप में, उस सेवा भूमि का की प्रकृति कैसी होगी, वो किस नेचर की होगी, क्या ऐसे कोटवार उस भूमि को अंतरित कर सकते हैं, क्या वह भूमि जो है ऐसे कोटवारों को वारिसों के रूप में आगे जा सकती है, इन सब के बारे में जो है सेक्शन 183 बताता है। तात्पर्य है कि सेवा भूमि की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, उसके संबंध में प्रावधान जो है सेक्शन 183 में किया गया है। अब सेक्शन 183 में जो है कुल 6 सब सेक्शन है, कुल 6 उपधाराएं हैं, जिसको हम यहां पर जो है मेन बातों को यहां पर आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। बाकी डिटेल में आप सेक्शन पढ़िएगा, लेकिन सार रूप में क्या है वो हम यहां पर देख रहे हैं। अब सब सेक्शन 1 को देखते हैं, उपधारा 1 को देखते हैं, जिसमें बताया गया है कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिए व्यवर्धित कर देता है, कोटवार भूमि का हकदार नहीं रह जाएगा। मतलब अगर कोई कोटवार जिसे सेवा भूमि दी गई है और वह सेवा भूमि कृषि प्रयोजनों की भूमि है, और कोटवार ऐसी भूमि को क्या करता है, उसको डाइवर्टेड कर लेता है, व्यवर्धित कर लेता है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा कोटवार जो है ऐसी सेवा भूमि का हकदार नहीं होगा। तो यहां पर यह प्रावधान दिया गया उपधारा 1 के अंतर्गत। उपधारा 2 में बताया गया है कि सेवा भूमि अंतरणीय नहीं, मतलब कि सेवा भूमियों का अंतरण नहीं किया जा सकता, उसको विक्रय नहीं किया जा सकेगा, उसका दान नहीं किया जा सकेगा, लेकिन ऐसी सेवा भूमि को 1 वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए उपपट्टे पर, सब लीज पर दिया जा सकेगा। अब यहां पर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो सर्विस लैंड है उसको किस प्रकार अंतरित किया जा सकता है, उसको जो है क्या विक्रय भी किया जा सकता है, उसका दान किया जा सकता है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि सेवा भूमि जो है केवल 1 वर्ष से अनधिक, अब यहां पर अनधिक शब्द को भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जो है अधिक लिखकर आपको कंफ्यूज कर देंगे। 1 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए जो है उपपट्टे पर दी जा सकती है, इसके अलावा ऐसी भूमि का कोई अंतरण मान्य नहीं है। अब इसके बाद जो उपधारा 3 है, जिसमें बताया गया है सेवा भूमि कोटवार के पद उत्तरवर्ती को संक्रांत होगी। अब बात समझिएगा कि भाई कोटवार जो है अगर वह अपना पद छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या वो सेवा भूमि जो है उसके वारिसों में जाएगी? तो यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि सेवा भूमि जो है उसके वारिसों में ना जाकर, जो उस पद का, जिस पद पर वो कोटवार काम कर रहा था, जिस जगह पर वो काम कर रहा था, उसकी जगह जो भी उस पोस्ट का पद उत्तरवर्ती आएगा, उस व्यक्ति को ऐसी जो भूमि है, सेवा भूमि जो है, उसको संक्रांत हो जाएगी, मतलब कि उसको उपयोग के लिए दे दी जाएगी। तो यहां पर यह बात क्लियर हुई। अब इसके बाद हम देखें उपधारा 4 में, जो कि सेवा भूमि के संबंध में यह प्रावधान करती है कि सेवा भूमि जो है किसी न्यायालय की डिग्री के निष्पादन में कुर्क नहीं की जा सकती, इसी के साथ साथ उसको
किसी डिक्री के निष्पादन में विक्रय भी नहीं किया जा सकता। सिंपल सी बात है कि जो कोटवार है उस सेवा भूमि को जो धारण कर रहा है वह उसका भूमि स्वामी तो है नहीं, वह तो उसको जो है उसकी कालावधि जब तक वो पद पे काम करेगा तब तक के लिए उसको केवल लिमिटेड राइट दिए गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी भूमि का न्यायालय की डिग्री के अंतर्गत ना ही कुर्क किया जा सकता है, ना ही विक्रय किया जाएगा। और इसी के साथ साथ सीपीसी के तहत, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत उस सेवा भूमि पर रिसीवर भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता, मतलब उसके ऊपर जो है रिसीवर की नियुक्ति भी नहीं की जा सकती है। तो उपधारा 4 में ये जो है प्रोविजंस किए गए हैं। अब हम देखते हैं उपधारा 5 सबसेक्शन 5 ये कहती है कि यदि कोई कोटवार उपधारा 1 या उपधारा 2 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन का प्रयास करता है, आप बात समझिएगा, उल्लंघन करता है या प्रयास करता है, मतलब कि अटेम्प्ट भी यहां पर इस सेक्शन के अंतर्गत कवर होगा। प्रयास करता है तो सेवा भूमि तहसीलदार के आदेश द्वारा कोटवार से वापस ली जा सकती है। अब यहां पर तहसीलदार साहब को पावर दिया गया है कि तहसीलदार साहब जो है ऐसी कंडीशन में उस भूमि को ऐसे कोटवार से वापस ले सकते हैं, उसको जो है अधिकार जो कोटवार को दिए गए थे उसको समाप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखें उपधारा 6। ये उपधारा 6 भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उपधारा 6 में बताया गया है कि ऐसी सेवा भूमियां जो नगरेतर क्षेत्र में है, अब बात समझिएगा, पूरी बात समझिएगा जिससे कि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। इस सेक्शन में बताया गया है कि ऐसी सेवा भूमियां जो नगरीय क्षेत्र में है, मतलब कि अर्बन एरियाज में है, या जिसके लिए विकास योजना अनुमोदित कर दी गई है, मतलब डेवलपमेंट प्लान जो है गवर्नमेंट के द्वारा जिस भूमि के संबंध में जो है स्वीकार कर लिया गया है, या फिर जो नगरीय सीमा से बाहर अवस्थित है और उसके संबंध में राज्य सरकार ने कुछ डिक्लेयर कर उसको सेवा भूमि समाप्त कर दिया है, तो राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचना की तारीख से सेवा भूमि नहीं रह जाएगी। मतलब इन 3 कंडीशन में आने वाली भूमियों को अगर वह 2018 के पहले अगर सेवा भूमि थी तो वर्तमान में इन कंडीशन में अगर जो कोई भूमि आएगी वह अब सेवा भूमि नहीं रहेगी, उसको उसका जो कोटवार के उस भूमि पर सेवा भूमि के अधिकार हैं वह समाप्त हो जाएंगे अधिसूचना के द्वारा, अगर राज्य सरकार ने अधिसूचना कर दी गई है। तो यहां पर जो है सर्विस लैंड के संबंध में सेक्शन 183 में प्रोविजन किया गया है। अब चैप्टर 13 में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें देखना है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जब हम पूरा चैप्टर देख रहे हैं तो उसको भी हम देखेंगे, जो कि प्रावधान करता है फ्री होल्ड लैंड के संबंध में सेक्शन 181 ए के अंतर्गत। अब यहां पर बात समझिएगा, बहुत सिंपल सी बात है कि 2018 के पहले की स्थिति क्या थी कि जो सरकारी पट्टेदार थे, जो लंबे समय से भूमि को जो है सरकारी पट्टे पर धारण कर रहे थे, ऐसे सरकारी पट्टेदारों को कुछ रिलैक्सेशन दिया गया था कि भाई आप जो है जो भू राजस्व की राशि है उसको आप अदा सरकार को करते रहिए और इसके अलावा आपको कोई भी और दायित्व आपको नहीं देने हैं, कोई प्रीमियम वगैरह नहीं देना है। तो ऐसे सरकारी पट्टेदारों को फ्री होल्ड लैंड होल्डर या फ्री होल्ड लैंड कहा जाता था। लेकिन 2018 के अमेंडमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया, जितनी भी फ्री होल्ड लैंड्स थी, अब जो व्यक्ति ऐसे फ्री होल्ड लैंड को धारण करता था 2018 के अमेंडमेंट के द्वारा जो है उन सभी व्यक्तियों को उस भूमि पर भूमि स्वामी के अधिकार दे दिए गए हैं। तो यहां पर सेक्शन 188 ए के अंतर्गत 181 ए के अंतर्गत जो है यही सारे प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। मित्रों, इसी के साथ आज का यह वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसी के साथ साथ बेल आइकॉन बटन को भी हिट कर दें, जिससे कि जैसे ही हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी जो है आपको जरूर मिल जाए। तो मित्रों, होती है मुलाकात आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।